रात को खाना खाने के बाद आद्या अपनी डायरी लिख रही थी। जब उसे आज जो भी कुछ ऑफिस में हुआ वो याद आया। एक बार फिर वो सब महसूस करके वो कांप उठी। लेकिन फिर उसके दिल को तसल्ली थी कि अब जिस इंसान से वो डर रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं किसने मारा होगा उसे, वो भी इतनी बेरहमी से। सोचते हुए आद्या डायरी लिख रही थी। डायरी लिखने के बाद उसने उसे बंद किया और अलमारी में रखकर वो बेड पर आकर बैठ गई। उसके हाथ में उसका फोन था जिसमें अदरीत की फोटो थी। वो उस फोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी। आद्या, हमें पता ही नहीं चला कि कब हम आपसे प्यार कर बैठे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि पापा को ये नहीं पसंद आएगा। कितनी कोशिश की थी कि आपसे दूर रहें, लेकिन नहीं रह पाए। आखिर हो ही गया हमें आपसे प्यार। कहते हुए वो उस फोटो को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अदरीत का कॉल आया। आद्या ने देखा तो वो पहले थोड़ा हड़बड़ा गई। फिर खुद को संभाल कर उसने कॉल उठाया। उधर से अदरीत की आवाज़ आई। अदरीत, हेलो आद्या। आद्या, जी। अदरीत, कल तुम घर आ जाना, यहीं से करेंगे काम। आद्या, क्या? लेकिन घर क्यों, मतलब? अदरीत, देखो आद्या, मैं जानता हूँ, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। कल मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है जो मुझे घर से ही लेनी है, तो इसलिए। आद्या, ठीक है। अदरीत, ओके, सुबह 8 बजे। आद्या, जी बोलकर उसने कॉल कट किया और सोचने लगी। ऐसा नहीं था कि उसे डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था, लेकिन बस एक हिचकिचाहट थी उसके मन में। कुछ देर बाद वो आकर बेड पर लेट गई और तकिए को अपनी बाहों में भरकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर अदरीत कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो इस समय बालकनी में खड़ा था, बाहर उस अंधेरी चांदनी रात को देख रहा था। अगली सुबह आद्या कैसे तैसे करके रायचंद पैलेस पहुंची। उसने घर पर दिशा के साथ जाने का बोल दिया था। हालांकि उसे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन क्या करे, प्यार सब करवा देता है। गार्ड ने उसे देखते हुए गेट खोल दिया, क्योंकि अदरीत ने पहले ही गार्ड को बता दिया था कॉल करके। और फिर आद्या ने भी उस गार्ड से अदरीत से मिलने को कहा, तो वो समझ गया। आद्या ने अपने कदम अंदर बढ़ाए। वो पैलेस की खूबसूरती को देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी इस मुस्कान पर किसी की नज़र थी। अद्रित अपने कमरे की बालकनी में शर्टलेस खड़ा आद्या को एकटक देख रहा था। पता नहीं क्या था उसकी आंखों में, लेकिन था कुछ बहुत अलग था। वो एकटक आद्या को देख रहा था, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही थी। आद्या अंदर आई। उसे इस तरह अकेले थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। तभी जब वो अंदर आई तो उसे मिसेस रायचंद दिखाई दी। आद्या उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। वेदिका जी भी आद्या को देखकर मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, आद्या बेटा, आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आद्या थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद अद्रित ने वेदिका जी को बताया होगा उसके बारे में। उसने वेदिका जी को हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, जिस पर वेदिका जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। वेदिका जी ने आद्या को सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गईं। उन्होंने एक नौकर से पानी लाने के लिए कहा। आद्या उनके पास ही अपने सिर झुकाए बैठी थी। थोड़ी सी शर्म और हिचक थी उसमें। वेदिका जी भी समझ रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, जैसे उसके चेहरे से ही वो आद्या के अंदर के सारे राज जान लेंगी। वेदिका जी, मुझे सुबह ही अद्रित ने बताया कि आप आ रही हैं। सच कहूँ तो आपसे मिलने का बहुत मन था मेरा। आप आराम से बैठिए, इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? इतना हिचकिचाना मत। आद्या ने उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। वेदिका जी उससे बातें करते हुए उसके बारे में पूछ रही थी। आद्या भी उनकी बातों का जवाब दे रही थी। उसे वेदिका जी का नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी हमारी आद्या बहुत भोली सी है। उसे सभी का नेचर बहुत पसंद आ जाता है। ऊपर रेलिंग पर अपने हाथ टिकाकर खड़ा अद्रित उन्हें देख रहा था। उसने कुछ देर उन्हें देखा, फिर वो अपने कमरे में चला गया। इधर वेदिका जी से बात करते हुए आद्या धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगी थी उनके साथ। तभी एक नौकर उन दोनों के पास आया और उसने आद्या की तरफ देखते हुए वेदिका जी से कहा, मेम साहब, अद्रित भाई ने इन्हें ऊपर बुलाया है। उसकी बात सुनकर वेदिका जी ने उसकी तरफ देखा। आद्या ने भी यह सुनकर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वेदिका जी ने कुछ देर रुककर आद्या से कहा, आद्या आप जाइए इनके साथ, ये आपको अद्रित के कमरे में छोड़ देंगे। हिचकिचाना मत, ठीक है? कहते हुए उन्होंने प्यार से आद्या का गाल सहलाया।
आद्या ने मुस्कुराते हुए हामे से रिलाया और वो वहां से उठकर उस नौकर के साथ ऊपर अद्रित के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे उसके कदम अद्रित के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ रही थी। वो दोनों ऊपर पहुंचे, तभी उस नौकर को किसी ने बुला लिया, तो वो आद्या को बोलकर वहां से चला गया। अब तो आद्या का बुरा हाल हो चुका था। एक तो वो अकेली अद्रित के कमरे के बाहर, ऊपर ये बेचैनी, उफ ना जाने क्या होगा। बहुत ही अलग सा एहसास था। समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को संभाल पाएगी या नहीं। उसने एक गहरी सांस लेकर ऊपर देखा, फिर हल्के से हाथ लगाकर दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आद्या ने फिर से हिम्मत करके दरवाजा नॉक किया और अद्रित को आवाज दी, लेकिन इस बार भी वहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं। आद्या ने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक जगह जाकर उसकी नज़र अटक गई, अद्रित की तस्वीर पर, जिसमें वो गिटार लिए खड़ा था। और बस फिर क्या था, वो फिर से अद्रित में पूरी तरह से खोते हुए उस तस्वीर की तरफ बढ़ गई। वो गौर से और बड़े प्यार से उसे निहारने लगी। वो इतना खो गई कि उसे बाथरूम के गेट खुलने की भी आवाज़ नहीं आई। अद्रित अभी अभी बाथरूम से बाहर आया था। इस समय वो शर्टलेस तो नहीं था, शर्ट उसके बदन पर थी, बस बटन खुले हुए थे, जहाँ से उसकी कसरती बॉडी दिखाई दे रही थी। अद्रित एक हाथ से अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए निकला, तो उसकी नज़र आद्या के ऊपर गई, जो उसकी फोटो को देख रही थी। आद्या की पीठ थी अद्रित की तरफ। उसने आद्या को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और वो उसके करीब पहुंच गया। उसने आद्या को आवाज दी, लेकिन आद्या तो जैसे वहां मौजूद ही नहीं थी। अद्रित ने हल्के से आद्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा। आद्या उसके इस तरह छूने से अचानक ही आद्या अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ पलटी, और इस चक्कर में उसका पैर मुड़ा और वो बैलेंस नहीं बना पाई, जिसकी वजह से वो गिरने लगी। उसने खुद को बचाने के लिए अद्रित की शर्ट पकड़ ली, लेकिन ये क्या, अद्रित भी आद्या के पकड़ने से संभल नहीं पाया और आद्या बेड पर नीचे और अद्रित उसके ऊपर गिर गया। आद्या ने कसकर अपनी आंखें मींच लीं। वहीं अद्रित एकटक आद्या में खोते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे की मासूमियत ने ही तो उसका दिल जीता था, और इस समय भी वो बहुत मासूम लग रही थी। आद्या गहरी गहरी सांसें ले रही थी और खुद को संभाल रही थी। वहीं अद्रित उसमें खोते हुए धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। आद्या की तो आंखें बंद थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी, और वो जानती थी कि यह अद्रित ही होगा। और हैरानी की बात यह थी कि उसने यह जानते हुए भी अपनी आंखें नहीं खोली और ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर रखी। हाँ, उसकी पकड़ जरूर अद्रित की शर्ट पर कस चुकी थी। अद्रित उसके चेहरे को देखते हुए उसके ऊपर झुका। उसके होंठ हल्के से आद्या के गालों को टच हो गए, और इसी के साथ कुछ याद आते ही आद्या की आंखें एक झटके से खुलीं। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए अद्रित को देखा, जिसके होंठ अभी भी उसके गाल पर थे। उसने हल्के से अद्रित के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, अद्रित जी। उसकी आवाज़ सुनकर अद्रित ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा। ये देखते ही आद्या ने अपना चेहरा एक साइड कर लिया। आद्या उसके कंधे से उसे खुद से दूर कर रही थी। यह महसूस होते ही पता नहीं क्यों अद्रित को गुस्सा आ गया। उसे पसंद नहीं आया कि आद्या उसके इतने करीब रहकर उसे खुद से दूर कर रही है। वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। उसने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ अपने सामने किया और देखने लगा। आद्या भी उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं देख पाई और उसकी पलकें झुक गईं। उसने हल्के से बिना अद्रित की तरफ देखे कहा, अद्रित जी उठिए हमारे ऊपर से। उसकी बात सुनकर अद्रित ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और फिर एक झटके से उसके ऊपर से उठ गया। आद्या भी अपनी जगह से उठी। अब उसकी अद्रित से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अद्रित ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम काम शुरू करो, मैं चेंज करके आता हूँ। आद्या ने बस हामे से रिला दिया। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और यही चीज अद्रित को और गुस्सा दिला गई। वो गुस्से से वहां से अपने क्लोजेट में चला गया। आद्या ने उसके जाते ही गहरी सांस ली, वरना अब तक तो उसकी सांस अटकी पड़ी हुई थी अद्रित की नजदीकी से। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अद्रित के इतने नजदीक भी जाएगी। वो तो बस उसे दूर से देख कर ही खुश हो जाया करती थी, लेकिन आज तो अद्रित की नज़दीकी ने
सच में उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया था। इधर क्लोजेट में अद्रित अलग ही गुस्से में था। उसे आद्या के करीब रहने से एक सुकून सा मिल रहा था, लेकिन जब आद्या उसे खुद से दूर करने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके सुकून से दूर कर रहा हो, और यही चीज उसे नहीं पसंद आई। वो अपने सुकून के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता था। वो आईने में खुद को देखते हुए शर्ट के बटन बंद कर रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। एक गुस्सा और बेचैनी जो उसे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों हो रही है। कुछ देर बाद वो क्लोजेट से निकलकर बाहर आया। उसने आद्या की तरफ देखा तो वो पूरी तरह अपने काम में लगी हुई थी। उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। अद्रित ने उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। फिर अपने बेड की साइड टेबल की तरफ जाकर उसने नीचे कॉल करके एक कॉफी और आद्या की तरफ देखते हुए एक चाय मंगवाई। कॉल रखने के बाद वो आद्या की तरफ आया और देखने लगा कि वो क्या कर रही है। आद्या अचानक उसके करीब आने से चौंक गई और थोड़ा दूर खिसक गई। जिसे अद्रित ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। अब तो उसे आद्या से जवाब चाहिए था कि आखिर क्यों वो उसके करीब आने से इस तरह उससे दूर चली जाती है। उसने आद्या की गोद से फाइल को उठाकर साइड में बेड पर पटका और आद्या के दोनों कंधों को पकड़ गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। आज बताओ मुझे कि क्यों, हाँ आखिर क्यों मेरे इस तरह करीब आने से दूर चली जाती हो। उस कार्तिक के साथ तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उससे तो दूर नहीं जाती, तो फिर मुझसे क्यों? मैं तुम्हारे थोड़ा सा भी पास आता हूँ तो तुम मुझसे ऐसे दूर हो जाती हो जैसे कि मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं। और वो कार्तिक, उससे तो इतना मुस्कुराकर बात करती हो, क्यों? बताओ मुझे। उसके इस तरह पकड़ने से आद्या के कंधे में दर्द होने लगा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। आद्या ने अपने भरे हुए गले से मुश्किल से अदरीत से कहा, अदरीत जी छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। अदरीत, और जो मुझे दर्द हो रहा है उसका क्या? हाँ, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मुझसे ऐसे दूर चली जाती हो जैसे पता नहीं मैंने तुम्हारे करीब आकर कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। आद्या, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अदित, अच्छा तो फिर बताओ मुझे, क्यों मेरे करीब आते ही तुम दूर हो जाती हो, जबकि मैंने कभी तुम्हें गलत तरह से टच भी नहीं किया है, फिर भी बताओ। आद्या कुछ नहीं बोली। क्या बोलती वो कि उसके करीब आते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती, इसलिए उससे थोड़ा दूर हो जाती है। लेकिन अद्रीत ने इसे भी गलत ले लिया। अब बेचारी के पास कहने को कुछ था ही नहीं। उसने अपनी आंसू भरी आंखें उठाई और अद्रीत की तरफ देखा, जो खुद उसे गुस्से से देख रहा था। आद्या अद्रीत की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जो देखकर अद्रीत के दिल में एक टीस सी उठी। उसे आद्या के आंसू तकलीफ दे रहे थे, लेकिन उसके दिल को जो तकलीफ हो रही थी वो भी कम नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अपनी सैंडल की टक टक करती हुई आयशा वहां आई और उन दोनों को इस तरह एक दूसरे में खोया देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से उन दोनों के पास आई और उसने मुस्कुराते हुए लगभग आद्या को घूरते हुए अदरीत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अदरीत बेबी। अदरीत उसकी आवाज़ सुनकर होश में आया और उसने उसकी तरफ देखा। फिर उसने वापस आद्या की तरफ देखा, जो उन दोनों को ही देख रही थी। हालांकि उसकी आंखों में नमी अभी भी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके दिल में दर्द था, जो आयशा के हाथ को अदरीत के कंधे पर देखकर हो रहा था। जब उसने अदरीत को अपनी तरफ देखता पाया तो उसने अपनी नज़र झुका ली और धीरे से बोली, हम अभी आए हैं। बोलकर वो जल्दी से अच्छे से उठकर चली गई। वहीं अदरीत बेचैनी से उसे बस जाता देखता रह गया। आयशा को तो बहुत खुशी हुई कि आद्या चली गई और अब कमरे में वैसे भी सिर्फ वो दोनों ही थे अकेले। आयशा, अदरीत बेबी, क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर अदरीत ने दरवाजे से नजरें हटाकर आयशा को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा, वो नीचे डैड आए हैं, अंकल से बात कर रहे थे तो उनके साथ मैं भी आ गई तुमसे मिलने। वैसे भी आजकल तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तो सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे घर पर मिलने आ जाऊं। अद्रित ने आयशा की बात पूरी ध्यान से सुनी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि उसके डैड नीचे हैं, मतलब कि उनके साथ फिर आद्या के पापा भी होंगे। और अगर उन्होंने आद्या को यहाँ देख लिया या वेदिका जी ने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आद्या के लिए। अद्रित, क्या नीचे डैड आए हैं? और कौन है साथ में? आयशा, मेरे डैड, वेदिका आंटी,
तुम्हारे डैड और वो जो है ना उनके मैनेजर, वो भी हैं। अदृश्य बोलते उसने अपने बालों में हाथ घुमाया। उसके बाद आयशा को देखते हुए कहा, आयशा तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आयशा, लेकिन तुम कहाँ चले? अद्रित, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम यहीं वेट करो, ओके? बोलकर वो बिना आयशा की बात सुने वहां से निकल गया। वो आद्या को ढूंढते हुए चल रहा था, लेकिन उसे आद्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अद्रित, कहाँ चली गई तुम आद्या? अगर अंकल ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसे कुछ ही दूरी पर आद्या नजर आई, जो उस फ्लोर की बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। अद्रित भी वहीं उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आद्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी सिसकियां अद्रित को सुनाई दे रही थीं, जो उसके दिल को छलनी कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आद्या का रोना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। उसने आद्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखा, जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। पूरा चेहरा लाल हो चुका था रोने से, आंखों में अभी भी आंसू थे। अद्रित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके आंसुओं को साफ किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आद्या को अद्रित की आंखों में अपने लिए कुछ नजर आ रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी या समझकर भी अनजान बन रही थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आद्या को कोई आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो होश में आई और अद्रित से नजरें चुराने लगी। वो बिना अद्रित को देखे वहां से जाने लगी, तो अद्रित ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और उसके करीब आकर उसने कहा, सुनो, नीचे मत जाना तुम। डैड के साथ तुम्हारे पापा भी यहीं हैं। उसकी बात सुनकर आद्या अचानक से घबरा गई। उसे अचानक से ही टेंशन होने लगी कि अगर उसके पापा ने उसे यहाँ देख लिया तो क्या करेगी वो, क्या कहेगी उन्हें। वो कितना विश्वास करते हैं आद्या पर। अद्रित आद्या को देख रहा था। उसने आद्या का हाथ पकड़ा, उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। वो नीचे ही है और तुम नीचे नहीं जाओगी तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी वो कुछ देर में चले जाएंगे। आद्या, लेकिन हम क्या करें तब तक? हम कहाँ छुपे हैं उनसे? अद्रित, तुम मेरे रूम में चली जाओ, वहां तुम फिलहाल अपना काम करो। जब वो जाएंगे तब तुम चली जाना, ठीक है? आद्या ने अद्रित की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद अद्रित उसे अपने कमरे की तरफ लेकर आया और बोला, तुम यहीं रहना, मैं बस अभी आया नीचे से, ओके? आद्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो अद्रित उसे एक नज़र देखकर वापस नीचे चला गया। अद्रित के जाने से कुछ देर बाद ही आयशा वापस आई। उसे लगा अद्रित होगा, लेकिन जब उसने आद्या को अद्रित के बेड पर बैठा देखा तो उसे आद्या पर बहुत गुस्सा आया और वो आद्या की तरफ आई। आयशा ने गुस्से से आद्या को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आद्या उसे देखकर बेड से उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आद्या, जी हम कुछ समझे नहीं। आयशा, अब तुम इतनी भोली तो बिल्कुल भी नहीं हो जो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने सीधा सा सवाल पूछा है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आद्या, वो हम कॉन्सर्ट की तैयारी के लिए आए थे। आयशा, तो वो तो कहीं बाहर भी हो सकती थी ना, फिर यहाँ बेडरूम में क्या हो रहा है? आद्या, आयशा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें यहाँ अदरीत जी ने बुलाया है काम करने के लिए, तो बस वही कर रहे थे हम। आयशा, तुम पागल किसी और को बनाना, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ कौन सा काम कर रही थी। अभी देखा मैंने कुछ देर पहले कैसे तुम अदरीत को फंसा रही थी उसके करीब आकर। उसकी बात सुनकर आद्या की आंखें बड़ी हो गईं। आद्या आयशा की बात सुनकर शौक हो गई थी कि वो ऐसा सोचती है उसके बारे में। उसने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी। आद्या, ये आप क्या कह रही हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही हम ऐसा सोच भी सकते हैं। आयशा, उफ, तुम्हारा ये भोलापन, इससे तुम अद्रित और बाकी लोगों को पागल बना लो, मुझे नहीं। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अद्रित को पसंद करती हो और इसलिए बार बार उसके करीब आती हो। आयशा की बात सुनकर आद्या को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। हाँ, वो उसे पसंद करती थी, इनफैक्ट पसंद नहीं प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी भी अद्रित को लेकर ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उसका प्यार तो बहुत पवित्र ही था, जो सिर्फ अद्रित की मुस्कुराहट से शुरू होकर उसी पर आकर खत्म हो जाता था। आद्या, देखिए आयशा जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी भी उनके करीब आने की कोशिश नहीं की है और ना ही हम आज उनके करीब आ रहे थे। उन्होंने हमें यहाँ काम करने के लिए बुलाया है, बस हम वो काम कर रहे थे। आयशा, तुम कितना भी खुद को सही साबित कर लो, लेकिन सच तो यही है
कि तुम अदरीत को पसंद करती हो और उसे फंसा रही हो। बताओ, क्या तुम नहीं पसंद करती अदरीत को? सच बताना। उसकी बात सुनकर आद्या नजर चुराने लगी और उसने वैसे ही कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके इस तरह करने से आयशा हंसी और बोली, कैसा है और कैसा नहीं है ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मेरी और अदरीत की शादी होने वाली है और उसी के लिए नीचे मेरे डैड अदरीत के पेरेंट्स से बात करने आए हैं। आद्या उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर सन्न हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने निकाल लिया हो। कोई उससे उसकी जिंदगी की सबसे अजीज, सबसे कीमती चीज छीन रहा हो। उसने भी आंखों से अटकते हुए कहा, शादी? ऐसा? हाँ, शादी। और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे दिल में अदीत के लिए कुछ नहीं है, और अब तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम अदीत से प्यार करती हो। कहते उसके होठों पर एक सातिर मुस्कान थी, लेकिन वहीं आद्या को तो कोई होश ही नहीं था। हाँ, उसने अदीत को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया और ना ही वो बताना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से आयशा ने कहा और जिस तरह से बात उसके सामने आई, वो पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। अंदर से टूट रही थी वो। आयशा उसे देखते हुए मुस्कुराई जा रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, तो अब से अदरीत जब मेरा होने वाला है और उसके ऊपर मेरा हक होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उसके इस रूम पर भी मेरा ही हक होगा। और मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी मेरे रूम में आए और मेरे पति के साथ रहे। इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, अगर तुम्हारे दिल में अदरीत के लिए कुछ भी ऐसा वैसा है भी, तो उसे भूल जाना, क्योंकि अदरीत सिर्फ मेरा है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो खुद को चोट पहुंचाने से अच्छा है कि तुम अदरीत से दूर रहो। रही बात कॉन्सर्ट की, तो उसमें अब समय ही कितना बचा है। बाकी का काम मैं अदरीत की हेल्प कर दूंगी। तो आई थिंक अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। आयशा की बातें आद्या के दिल में तीर की जैसी चुभ रही थी। उसकी आंखें एकदम से सूनी सूनी हो गई थी। कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो बस एकटक एक ही जगह पर देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल रहे थे। आयशा उसे एक नजर देखकर वहां से चली गई। वहीं आद्या उसके जाने के बाद आराम से नीचे जमीन पर बैठ गई। उसे प्यार था अदरीत से, लेकिन कहीं ना कहीं उसने उम्मीद भी पाल रखी थी अदरीत से। हाँ, वो उसकी नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब अदरीत किसी और का हो जाएगा तो वो क्या करेगी, इस बारे में उसने सोचा ही नहीं था, क्योंकि इतनी दूर तक वो गई ही नहीं थी। वो तो बस अपनी आंखों के पीछे छिपे अदरीत के चेहरे को महसूस करती थी, वो भी पूरे दिल से। आज ऐसा की बातों ने जैसे उसे आईना दिखा दिया हो, उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया हो, किसी सपने से उसे जगा दिया हो। जिन खूबसूरत सपनों में वो जी रही थी अब तक, उसकी हकीकत से वो अब तक अनजान थी, और आज आयशा ने उसे वही हकीकत दिखाई थी। लेकिन क्या सच में अतीत और उसकी शादी हो रही थी, या ये सिर्फ उसकी एक चाल थी? ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आद्या की हालत ठीक नहीं थी। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वो वहीं जमीन पर बेड से अपनी पीठ लगाए बैठ गई और घुटने में अपना सिर देकर रोने लगी। दिल भारी लग रहा था तो उसे हल्का भी तो करना था। उसके कानों में आयशा के कई शब्द बार बार गूंज रहे थे। नीचे अदरीत अलग ही बेचैन था। वो बैठा तो सभी के बीच था, लेकिन उसकी नजरें ऊपर अपने कमरे की तरफ थी। उसे पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही थी। उसे जल्दी से जल्दी आद्या के पास पहुंचना था। आज पता नहीं उसे क्या हो रहा था कि वो बस आद्या के साथ उसके पास रहना चाहता था। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अद्रीत नीचे बैठा था। अर्जुन जी मिस्टर देसाई मिलकर कुछ बिजनेस की बात कर रहे थे, और कुछ नहीं, उनकी बातों से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो आयशा और अद्रीत के रिश्ते की बात करने आए हों। वो लोग तो बिजनेस की बातें कर रहे थे। अद्रीत का तो मन ही नहीं लग रहा था यहाँ। उसका मन तो ऊपर आध्या में अटका हुआ था। कुछ देर बाद मिस्टर देसाई आयशा के साथ वहां से चले गए। उसके बाद अभिषेक जी भी चले गए। अर्जुन जी अब ऑफिस नहीं गए थे, क्योंकि वो सीधा मीटिंग करके ही आए थे। लंच टाइम था और मिस्टर देसाई काफ़ी टाइम बाद इंडिया आए, तो बस मिलने आ गए थे। और अब वहाँ का काम वैसे भी अर्जुन जी ने अभिषेक जी को सौंप दिया था। उनके जाने के बाद अद्रित ने चैन की सांस ली और अपने कदम उसने जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वेदिका जी और अर्जुन जी तो देखते ही रह गए उसे। हालांकि वेदिका जी को कुछ कुछ समझ आ गया था, और इस वजह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। अर्जुन जी, अद्रित इस तरह से इतनी जल्दी से क्यों गया? वेदिका जी, उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ नीचे, क्योंकि मन तो वो ऊपर छोड़ कर आया था। अर्जुन जी, क्या बोल रही हैं आप?
हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेदिका जी, आद्या आई है और वो ऊपर कमरे में है। हमें लगता है अद्रीत के दिल में जरूर आद्या के लिए कुछ है। अर्जुन जी, ओह आद्या आई है। अरे तो आप पहले बताती ना हमें। अभिषेक जी भी तो यहीं थे। वेदिका जी, आप भी ना, लगता है बुढ़ापे में दिमाग काम करना बंद कर चुका है आपका। आद्या यहाँ है इसलिए तो नहीं बताया आपको। आपने ही तो कहा था कि अभिषेक जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, और अद्रीत ने बताया हमें कि आद्या कंसर्ट की वजह से उसके साथ काम कर रही है, और इस बारे में अभिषेक जी को नहीं पता है। अर्जुन जी, क्या? लेकिन ये तो गलत बात है ना, इस तरह माता पिता को बताए बिना कहीं जाना। वेदिका जी, क्या गलत बात है? दोनों बच्चे एडल्ट हैं, और फिर वो सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी हमें हमारे बच्चों पर पूरा विश्वास है, और आद्या तो है ही समझदार। पहली नज़र पर ही हमें उनकी परिपक्वता का पता चल गया था। अर्जुन जी, शायद आप ठीक कह रही हैं। चलिए फिर हम आराम करने जा रहे हैं। वेदिका जी, ठीक है। इधर अद्रित अपने कमरे में आया तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला, और उसकी नज़र नीचे जमीन पर बैठी आद्या पर गई। उसे नीचे बैठा देख अद्रित कंफ्यूज हो गया, और वो जल्दी से उसके पास आया। उसने आद्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्के से हिलाकर कहा, आद्या। लेकिन आद्या ने कोई रिएक्ट नहीं दिया। अद्रित को कुछ अजीब लगा। उसने आद्या को अपनी गोद में उठाया। तब आद्या का चेहरा उसे दिखाई दिया, जिस पर आंसुओं के निशान मौजूद थे। इसका मतलब आद्या रोते हुए सो गई। यह सोचते ही अद्रित का दिल बेचैन होने लगा। उसे लगा कि आद्या शायद उसके पहले के बिहेवियर की वजह से इतना रो रही है। अब उसे कहाँ पता था कि आंसू उसकी वजह से हैं भी और नहीं भी। लेकिन असली वजह तो ऐसा है। अद्रित ने आद्या को बिस्तर पर लिटाया और उसे देखने लगा। उसने उसे कंबल उड़ाया और उसे सोने दिया। वो अपने क्लोजेट की तरफ चला गया चेंज करने, ताकि वो भी आराम कर सके। उसके जाते ही आद्या ने अपनी आंखें खोली, वो उठकर बैठ गई। उसकी आंखें तो तभी खुल गई थी जब अद्रित ने उसे गोद में उठाया था। बस उसने अद्रित को पता नहीं चलने दिया इस बारे में। उसने अपनी भीगी आंखों से क्लोजेट की तरफ देखा, फिर अपना बैग और फाइल्स उठाकर वो कमरे से निकलकर नीचे आ गई। नीचे कोई भी नहीं था, क्योंकि अभी उसके आने से कुछ देर पहले ही वेदिका जी भी कमरे में गई थी। इस वजह से आद्या को निकलने में आसानी हो गई। बाहर बॉडीगार्ड्स ने भी नहीं रोका। वो सीधा सड़क की तरफ चली गई। इधर अद्रित कुछ देर बाद क्लोजेट से बाहर आया और उसने बेड की तरफ देखा। वहां आद्या को ना पाकर वो परेशान हो गया। वो आद्या को ढूंढने लगा। बालकनी, बाथरूम, कहीं भी नहीं थी। बाहर आकर नीचे देखा तो वहां भी नहीं थी। वो वापस कमरे में आया और उसने ध्यान से कमरे को देखा। उसे आद्या का सामान कहीं नजर नहीं आया, तो वो समझ गया कि आद्या चली गई है। लेकिन उसे बिना बताए वो ऐसे कैसे जा सकती है, वो भी अकेली। ये सोचकर ही अद्रित को आद्या पर गुस्सा आने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और आद्या को कॉल लगा दिया। इधर आद्या टैक्सी में बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। साइड में ही उसका फोन पड़ा था जो बज रहा था। उसने देखा अद्रित का कॉल था। उसे अभी किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया। और इधर उसके कॉल नहीं उठाने से अद्रित को गुस्सा आने लगा। वो बार बार आद्या को कॉल कर रहा था, लेकिन आद्या ने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब आद्या ने अद्रित का कॉल नहीं उठाया तो अद्रित ने गुस्से में आकर अपना फोन जोर से जमीन पर पटक दिया। उसे इस समय हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आद्या का इस तरह अचानक बिना बताए चले जाना अद्रित को जरा भी पसंद नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आद्या ने ऐसा किया क्यों। अगर गुस्सा थी तो लड़ती उससे, लेकिन बिना बताए चली गई। इधर अद्रित का दिमाग खराब हो रहा था, और उधर आद्या का दिमाग सुन पड़ चुका था। उसके कानों में बस आयशा की बातें गूंज रही थी। कुछ देर बाद टैक्सी उसके घर के सामने रुकी। आद्या को तो कोई होश नहीं था। ड्राइवर की आवाज़ से वो होश में आई। उसने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और बाहर आई। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए, फिर धीरे धीरे अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। आद्या अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उससे चला नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर वो अंदर आई। वो तो अच्छा हुआ कि अपनी जी हॉल में नहीं थी, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और उससे लगकर नीचे बैठ गई। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी वो। रोते रोते उसके दिमाग में
न जाने क्या आया कि वो एकदम से सीधी बैठ गई और उसने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, नहीं नहीं, हम रो नहीं सकते। हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं चाहा कि वो भी हमसे प्यार करें या फिर वो सिर्फ मेरे बनकर रहें। ऐसा तो हमने कभी नहीं चाहा था ना, ना ही सोचा था। फिर अब हम क्यों रो रहे हैं? इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। उन्हें पूरा हक है, वो किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी से भी प्यार कर सकते हैं। प्यार हमें उनसे है, उन्हें तो हमसे नहीं है ना। फिर हम क्यों रो रहे हैं? हमें तो उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। और वैसे भी हम उन्हें कभी बताने वाले भी नहीं थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। हम तो उनके वैसे भी नहीं हो सकते, तो फिर हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं किसी का होने से? लेकिन अब हमें उनसे दूर रहना होगा, क्योंकि हम जितना उनके करीब उनके पास रहेंगे, उतना ही ज़्यादा दुख हमें उनसे दूर जाने पर होगा। सोचते उसने कुछ तय किया और खुद को संभाल कर वो खड़ी हुई। उसके बाद वो अपनी अलमारी के पास गई और उसे खोलकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। जब उसकी नज़र अपनी डायरी पर पड़ी, उसे देखकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी डायरी से अपनी नज़रें हटा ली और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई, देखा तो उसके फ़ोन पर कॉल आ रहा था, दिशा का। वो फ़ोन के पास आई और उसने अपना फ़ोन उठाया। दिशा, हेलो आद्या, कहाँ है तू? आद्या, हम तो घर पर ही हैं। क्यों, क्या हुआ? दिशा, कुछ नहीं, वो मैं तुझे कॉल करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन तेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने अदरीत को कॉल किया था। उसने बताया कि तू वहाँ से चली गई है। सब ठीक है ना? वो थोड़ा गुस्सा में लग रहा था। दिशा से ये जानकर कि अदरीत गुस्से में था, आद्या की सांसें तेज होने लगीं। उसे पता था कि अदरीत उसके इस तरह अचानक से आ जाने से गुस्सा होगा। और फिर उसने आद्या को कॉल किया, तब उसने उठाया भी नहीं। इस वजह से भी अदरीत उससे गुस्सा होगा। अब तो आद्या को भी डर लग रहा था, लेकिन तभी उसे अभी कुछ देर पहले किया हुआ खुद से वादा याद आया कि उसे अदरीत से दूर रहना है। आद्या अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब उसे दिशा की आवाज़ सुनाई दी। दिशा, हेलो आद्या, तू सुन रही है? आद्या, हाँ सुन रहे हैं हम। दिशा, तू ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या तेरे और अदरीत के बीच? क्या उसने फिर से गुस्सा किया तेरे ऊपर? बता मुझे। आद्या, नहीं नहीं दिशा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना मत सोचो। कुछ नहीं हुआ, वो बस हमारा सिर दर्द कर रहा था, तो हम वापस आ गए वहाँ से। वैसे भी वहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को जानते नहीं है, तुम होती तो थोड़ा अच्छा लगता। दिशा, ओ चल ठीक है, तू आराम कर। ओके, बाद में बात करते हैं। आद्या, हूँ बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने फ़ोन को बेड पर रखा और बेड पर बैठ गई। वो सोचने लगी अदरीत के बारे में। चाहे हम कितना ही कह लें कि हम उनसे दूर रहेंगे, लेकिन जो हमारे दिल में उनके लिए है, जो आद्या की आंखों में अदरीत का चेहरा छुपा है, उसका क्या? उससे कैसे दूर रहेगी आद्या? उन एहसासों से कैसे दूर रहेगी? आद्या का अब सिर दुखने लगा था, इसलिए वो जाकर बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने अदरीत का चेहरा आने लगा, जो हर रोज आता है और उसे अदरीत के करीब होने का एहसास कराता है, जिससे आद्या को सुकून की नींद आती थी। लेकिन आज वही चेहरा उसे परेशान कर रहा था। ठीक से सो नहीं पा रही थी वो। आखिर कैसे तैसे उसे नींद आ ही गई। शाम को 5 बजे उसकी आंख खुली। वो उठी और अपना मुंह धोकर नीचे आई। वहाँ अवनी जी चाय पी रही थी। वो अवनी जी के पास आकर बैठ गई और उसने अपना सिर अवनी जी की गोद में रख लिया। अवनी जी उसे देखकर हैरान रह गई। अवनी जी, आद्या बेटा, तुम कब आई? दिन में। और आई थी तो बताया क्यों नहीं? वो तो अच्छा हुआ, दिशा का कॉल आया मेरे पास और उसने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी आ गई। मैं देखने भी गई थी ऊपर, लेकिन तुम सो रही थी, इसलिए सब ठीक है ना बेटा? आद्या, सॉरी मम्मा, वो हम आए थे तब आप अपने कमरे में थी, तो हमें लगा कि आप आराम कर रही होंगी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। अम्मी जी ने प्यार से उसके सिर को सहलाकर कहा, तुम्हारे रहते मुझे किस बात का टेंशन बेटा? अच्छा, चाय पियोगी? बनाए हम? उनकी बात सुनकर आद्या ने भोला सा मुंह बनाया, जिस पर अम्मी जी मुस्कुरा दी। अम्मी जी, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। आद्या ने सिर हिला दिया। उसके बाद अम्मी जी किचन में चली गई और वहीं आद्या सोफे पर सीधे बैठ गई। आद्या सोफे पर बैठी थी। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन अब वो खुद को समझा चुकी थी। हाँ, दिल टूटा था, लेकिन उसने सोच लिया था
कि वो दूर रहेगी, अब से सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देगी। कुछ देर बाद अवनी जी चाय लेकर आई। दोनों ने बातें करते हुए चाय खत्म की। उसके बाद आद्या तेल की बोतल लेकर अवनी जी के पास आई। इसे देखकर अवनी जी मुस्कुरा दी। जब भी आद्या का सर ज्यादा दर्द करता था तो वो ऐसे ही अपनी मम्मी जी के हाथों से चंपी करवा लेती थी, जिससे उसका सिर दर्द खत्म हो जाता था। इधर अद्रित का मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसके दिमाग में आद्या का चेहरा घूम रहा था। साथ ही उसे आद्या का इस तरह जाना गुस्सा दिला रहा था। आद्या कॉल भी नहीं उठा रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिशा से उसे पता चला कि आद्या घर पहुंच गई है तो वो शांत हुआ। उसने सोचा कि वो कल आद्या से बात करेगा। किसी तरह वो खुद को शांत कर रहा था। रात को डिनर के समय भी वो चुप था। ये उसकी आदत थी। वो जब भी ज्यादा गुस्से में होता था तो चुप हो जाता था। अगर कोई उसके सामने चू भी कर जाता तो बस उसका गुस्सा फट जाता था। वेदिका जी और अर्जुन जी उसके चेहरे को देखकर पहचान गए कि वो गुस्से में है, और शायद रीजन भी जानते थे। इसलिए उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। इधर आद्या ने डिनर किया। उसके बाद वो कमरे में आकर बैठ गई। उसने बुक्स खोली और पढ़ने लगी, लेकिन उसका मन तो वहां भी नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो बेड से उठकर बालकनी में आ गई और आसमान में चमक रहे चांद को देखने लगी। देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बहने दिया अब दिल के दर्द को, उस तकलीफ को, ताकि जब वो शांत हो तो फिर से उठकर खड़ी हो सके। अगली सुबह आज आद्या को अद्रित के साथ लोकेशन पर जाना था, वहां से वर्कर्स को कुछ समझाने, लेकिन उसका मन नहीं था। अद्रित ने उसे कॉल किया। उस समय आद्या नहा रही थी, इसलिए वो उठा नहीं पाई। अद्रित को लगा कि आद्या उसकी कॉल को कल की तरह इग्नोर कर रही है। उसने एक बार फिर कॉल किया तो इस बार लास्ट की रिंग जाते जाते कॉल अटेंड हो गया। आद्या को तो डर लग रहा था कॉल अटेंड करने में, लेकिन अब उसे काम करना था अद्रित के साथ। जब तक कॉन्सर्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक तो। आद्या ने धीरे से हेलो बोला। इधर अद्रित अपनी मुट्ठी भींचे बैठा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। अद्रित, मेरा कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? और तुम कल बिना बताए गई कैसे यहाँ से? हाँ। उसकी आवाज से ही उसके गुस्से को पहचान गई आद्या, और उसकी आवाज में जो गुस्सा था उससे अब आद्या को डर लग रहा था। जब आद्या ने कुछ नहीं कहा तो अद्रित ने दांत पीसते हुए कहा, देखो आद्या, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम, वरना तुम जानती नहीं हो मेरे गुस्से को सह नहीं पाओगी तुम। इसलिए जो पूछा है साफ साफ बताओ। आद्या, वो वो हम जब हम उठे तो आप हमें दिखाई नहीं दिए, तो इसलिए हम खुद ही वहां से आ गए, आपको बिना बताए। साफ पता चल रहा था कि आद्या झूठ बोल रही है, और ये सोचकर अदित को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिलहाल उसने आद्या से कुछ नहीं कहा। अदित, आधे घंटे में रेडी होकर मुझे अपने घर के बाहर मिलो। आज हमें लोकेशन पर पहुंचना है। उसकी बात सुनकर आद्या हड़बड़ा गई। उसे तो जाना ही नहीं था अद्रित के साथ, लेकिन अब उसकी गुस्से भरी आवाज को सुनकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे मना कर सके। इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, और सिर्फ हाँ बोलकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। बेचारी डरी गई थी अद्रित के गुस्से से। इधर जब अद्रित ने देखा कि आद्या ने कितनी जल्दी कॉल कट किया तो वो हैरान रह गया, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका गुस्सा भी बढ़ चुका था। उसने एक नज़र आईने में खुद को देखा। वो पूरी तरह से रेडी था। उसके बाद वो चाबी और अपना फ़ोन लेकर रूम से निकल गया। वो जल्दी से नीचे आया और बिना किसी और की तरफ देखे सीधा गेट के बाहर आ गया। वेदिका जी तो उसे नाश्ते के लिए आवाज़ देती ही रह गईं। अद्रित बाहर आया और अपनी कार लेकर निकल गया आद्या के घर की तरफ। इधर आद्या भी जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे आई। कहीं अगर किसी ने उसे अद्रित के साथ जाते देख लिया तो। वो जल्दी से नीचे आई और पूजा करके उसने अवनी जी से कह दिया कि आज जल्दी जाना है। अभिषेक जी तो कुछ काम से कल रात ही बाहर चले गए थे। अर्जुन जी ने उन्हें एक काम सौंपा था, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा। आद्या ने जल्दी से नाश्ता किया और अवनी जी को बाय बोलकर बाहर आ गई। वो घर से बाहर आकर गली से बाहर आई। वो इधर उधर देखते हुए चल रही थी। गली से बाहर आते ही उसे अदित की गाड़ी नजर आई। वो जल्दी से जाकर उसमें बैठ गई। हालांकि उसे डर लग रहा था अदित से, लेकिन अब क्या ही कर सकती थी वो। उसने कार का गेट खोला और चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने अदित की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे उसकी तरफ देखने की।
अद्रित ड्राइविंग सीट पर बैठा सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस चुकी थी। जब उसने देखा कि आद्या ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, अद्रित आद्या को नोटिस कर रहा था, जो पैसेंजर सीट पर अपना सिर झुकाकर बैठी थी। उसने एक बार भी अद्रित की तरफ नहीं देखा था, लेकिन यह सिर्फ वो जानती थी कि अद्रित के करीब रहने से उसकी क्या हालत हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तो अद्रित की नजदीकी, ऊपर से उसका गुस्सा। बेचारी हमारी आद्या किसे संभाले, खुद को या अद्रित के गुस्से को। अद्रित ने एक नज़र गुस्से से आद्या की तरफ देखा और कार को रेस देकर उसकी स्पीड बढ़ाते हुए उसे स्टार्ट किया और सड़क पर दौड़ा दिया। आद्या तो डर ही गई इतनी स्पीड से। वो सामने देखने लगी तो कभी विंडो से बाहर। उसने अदृत से कहा, अदृत जी स्पीड कम करिए ना, क्या कर रहे हैं आप ये। लेकिन अदृत कहाँ सुनने वाला था। उसने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। आद्या का डर से बुरा हाल था। वो कितनी कोशिश कर रही थी अदृत को रोकने की, लेकिन अदृत था कि रुक ही नहीं रहा था। तभी अचानक से अदृत ने गाड़ी एक झटके से ब्रेक लगाते हुए रोकी, जिससे आद्या का सर आगे डैशबोर्ड से बुरी तरह टकराया। अदृत ने देखा तो वो परेशान हो गया और जल्दी से आद्या के पास आया। उसने आद्या का चेहरा उठाकर देखा तो उसके सिर पर चोट लग गई थी। हल्का हल्का खून भी आ रहा था। ये देखकर अब अद्रित को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने आद्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, और वो आंसू अब अद्रित को परेशान कर रहे थे। अद्रित, आई एम सॉरी आद्या, वो तुम ठीक तो हो ना। आद्या ने जब अद्रित को खुद के लिए परेशान होते देखा तो उसे अच्छा लगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने अदीत से अपनी नज़रें हटा ली और उसके हाथ को अपने सर से हटाकर बिना उसकी तरफ देखे बोली, हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। अदीत को आद्या का उसे खुद से दूर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की ताकि वो कहीं फिर से आद्या को नुकसान न पहुंचा दे। अदीत ने एक नज़र आद्या को देखा, फिर सीट के पीछे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और आद्या का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया। आद्या हैरानी से उसे देखने लगी। तभी उसकी नज़र फर्स्ट एड बॉक्स पर गई और वो अद्रित की तरफ देखने लगी, जिसकी नज़र उसकी चोट पर थी। अद्रित ने पहले खून साफ किया, उसके बाद वहां दवा लगाई, जिससे आद्या की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसकी पकड़ अद्रित की बांह पर कस गई। अद्रित ने उसकी तरफ देखा। आद्या की आंखें बंद थीं और माथे पर दर्द की लकीरें। उसका चेहरा हर एक्सप्रेशन में खूबसूरत लगता था। अदरीत ने ध्यान से चोट पर दवा लगाकर वहाँ बैंडेज लगा दिया। वो उससे दूर हुआ और आद्या को देखने लगा। जब आद्या ने अदरीत को करीब नहीं महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोली, जो सीधा अदरीत की आंखों से जा मिली। जब आद्या ने देखा कि अदरीत उसकी तरफ ही देख रहा है तो उसने अपनी नजरें उससे हटा ली और गाड़ी के बाहर देखने लगी। वो लोग लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उसने गाड़ी का गेट खोला और बाहर आ गई। वहीं अद्रित उसे जाते देख रहा था। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और आद्या को जाते देखने लगा। एक गहरी सांस लेकर वो गाड़ी के बाहर आया और आद्या के पास आ गया। वो दोनों आगे बढ़ते हुए सभी के पास आ गए। वहाँ आयुष, आर्यन और दिशा भी थे। वो लोग काम करवा रहे थे। आद्या जब दिशा के पास आई तो दिशा की नज़र उसकी चोट पर गई, जो देखकर वो परेशान हो गई और बोली, आद्या, ये चोट कैसे लगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर आद्या ने अपनी साइड में अद्रित की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से उससे नजरें हटाई और दिशा से कहा, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाए थे और कुछ सोच रहे थे, तो जब गाड़ी रुकी तो ध्यान ही नहीं दिया और सर डैशबोर्ड से टकरा गया। दिशा, ओ गॉड, आद्या ध्यान कहाँ रहता है तेरा, ज्यादा तो नहीं लगी ना। आद्या ने नामे से रिलाया तो दिशा ने कहा, फिर ठीक है, चल आजा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए। अदित पीछे से आद्या को जाते देखने लगा। वो भी उनकी तरफ बढ़ गया। उसके बाद सब मिलकर काम की बात करने लगे। अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ कैसे कैसे किया है उसकी बातें करने लगे। लेकिन इस बीच आद्या ने जैसे अदित को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। वो पूरी कोशिश कर रही थी अदित से दूर रहने की भी। अगर अदित उससे कोई बात करता तो वो उसकी तरफ नहीं देखती, बस धीरे से सिर हिला देती थी। और उसकी इन हरकतों से अद्रित को गुस्सा आ रहा था। काम करते हुए उन्हें काफी टाइम हो गया था। अब भूख लगी थी तो सभी ने सोचा कि पास ही एक कैफे है, वहां चलते हैं। तो बस फिर क्या था, तीनों लड़के अद्रित की कार में और आद्या और दिशा दिशा की स्कूटी पर
बैठाना तो अद्रित आद्या को चाहता था, लेकिन आद्या उसके कुछ कहने से पहले ही दिशा की स्कूटी पर जाकर बैठ गई और एक बार फिर अद्रित बस मुट्ठी नीचे रह गया। कुछ देर बाद वो लोग कैफे के बाहर पहुंचे। सभी अंदर बैठे थे। आद्या ने दिशा से बाथरूम का बोला और वहां से उठ गई। अद्रित भी उसे देखकर कॉल का बहाना बनाते हुए वहां से उठ गया। आर्यन सब देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। आद्या बाथरूम की तरफ गई थी। जब वो बाहर निकल रही थी तभी आते समय किसी से टकरा गई। उसने सामने देखा कार्तिक था। वो कार्तिक को देखकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। उसने उससे सॉरी कहा, लेकिन कार्तिक जरूर उससे यहाँ देखकर हैरान हुआ था। कार्तिक, आद्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आद्या, वो हम बस ऐसे ही सबके साथ आए थे। कार्तिक, ओह अच्छा, वैसे काफी दिन बाद देखा। आद्या, जी। आद्या को उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो जबरदस्ती वहां खड़ी थी, लेकिन कोई था जो गुस्से से उबल रहा था। अद्रित भी आद्या के पीछे ही आया था। उसने जब कार्तिक और आद्या को बात करते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। आद्या सुबह से उसे इग्नोर कर रही थी, उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, और यहाँ वो कार्तिक से कैसे हंस हंस कर बात कर रही थी। ये देख कर ही अद्रित का खून जल रहा था। आद्या ने कुछ देर बात की, फिर बहाना बनाकर वहां से निकल गई। अद्रित आद्या को जाते देख एक नज़र कार्तिक को देखकर आद्या के पीछे चला गया। आद्या कॉरिडोर से होते हुए अपनी टेबल की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ सभी बैठे थे। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे साइड में खींच लिया। आद्या तो डरी गई थी अचानक से किसी के हाथ पकड़ने से। वो उस इंसान के सीने से लगी हुई थी। उसकी सांसें उसके चेहरे पर आ रही थी। आद्या ने उसकी खुशबू से ही उसे पहचान लिया कि वो अद्रित है। उसने अपना चेहरा हल्के से उठाकर ऊपर देखा तो अद्रित उसे ही देख रहा था। वो हिचकिचाते हुए थोड़ा उससे दूर होने लगी कि अदित ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे फिर से अपने करीब कर लिया, जिससे आद्या के हाथ उसके सीने पर आ गए। अदित आद्या की आंखों में देख रहा था, वहीं आद्या भी अदित की आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आद्या हमेशा ही अदित की आंखों में खो जाती थी। उसे अदित में सब कुछ पसंद था, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद था वो थी उसकी ये गहरी आंखें, जिनमें बस खो जाने का दिल करता था। वहीं अद्रित भी आद्या के चेहरे में खो चुका था। जब से उसने आद्या को देखा तब से ही आद्या की मासूमियत उसे उसकी तरफ झुकने को मजबूर कर देती थी। वो दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी अद्रित का फोन बजने लगा, जिससे दोनों होश में आए। होश में आते ही आद्या को लगा जैसे वो किसी सपने से जागी हो। उसने अद्रित की तरफ देखा और जाने लगी कि जा ही नहीं पाई, क्योंकि अद्रित ने उसका हाथ पकड़ रखा था। आद्या उसकी तरफ देखने लगी, जो दूसरे हाथ से अपना फोन निकाल रहा था। अद्रित ने अपना फोन देखा तो आयुष का कॉल था। उसने देखा और वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और आद्या की तरफ देखकर उसे अपने करीब खींचकर उसे दीवार से लगा दिया। वो गुस्से से उसकी आंखों में देख रहा था। आद्या उसकी गुस्से से भरी आंखों से डर गई। अभी तो वो ठीक था कुछ देर पहले, फिर अभी अचानक से क्या हो गया उसे? कुछ समझ ही नहीं आया आद्या को। आद्या, अद्रित जी, कहते हुए वो खुद को छुड़ाने लगी कि अद्रित ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया और उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वो उसके और करीब हुआ और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? आद्या को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो किसके बारे में पूछ रहा है उससे? आद्या, कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? अदित, ओ, तो तुम्हें नहीं पता? कार्तिक क्यों था वो वहां? क्या बात कर रही थी तुम उससे, बताओ? आद्या, अद्रित जी, हमें दर्द हो रहा है हाथ में, प्लीज छोड़िए। अद्रित, और जो मुझे दर्द हो रहा है उसका क्या? हाँ, बताओ, क्यों बात कर रही थी उससे और क्या बात कर रही थी? आद्या, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही हमसे यहाँ क्या कर रहे हैं यही पूछ रहे थे। अद्रित, सच कह रही हो या कुछ छुपा रही हो तुम? उसकी छुपाने वाली बात सुनकर आद्या हैरान रह गई। आद्या, नहीं, सच में वो बस यही बात कर रहे थे हमसे। अद्रित, ठीक है, तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो सुबह से? उसका भी जवाब दे दो। अभी सवाल पर तो आद्या की बोलती बंद हो गई। क्या जवाब दे वो उसकी इस बात का कि वो उसे क्यों इग्नोर कर रही है? अद्रित, बोलो, मुझे सुबह से इग्नोर कर रही हो, मेरी तरफ भी नहीं देख रही और कार्तिक से हंस हंस कर बातें कर रही हो, क्यों? आद्या उसकी बात सुनकर हैरान पर हैरान हुए जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अद्रित आखिर चाहता क्या है, क्या पूछना चाहता है। आद्या ने नजर चुराते हुए कहा, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे,
अद्रित ने उसकी बात पर उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, मेरी आंखों में देखकर बोलो। आद्या। आद्या बेचारी फंस गई। वो उसे बता भी नहीं सकती थी। अगर उसने बताया कि वो उसे क्यों इग्नोर कर रही थी तो अद्रित के सामने उसकी फीलिंग्स भी आ सकती थी, जो आद्या नहीं चाहती थी। अद्रित कुछ बोलने लगा, तभी उस बार अद्रित का फोन बजा। उसने गुस्से से अपनी आंखें भींच ली। आज उसे अपना फोन दुश्मन लग रहा था। उसने आद्या को देखा, फिर अपना फोन, तो इस बार अर्जुन जी का कॉल था। उसने फोन उठाया और बात करने लगा। अब उसका ध्यान आद्या से हट गया था और यह देखते ही आद्या वहां से जल्दी से निकल गई। अदृत से थोड़ा दूर आकर उसने गहरी सांस ली। आद्या, बच गए हम, वरना आज तो अदृत जिस तरह गुस्सा कर रहे थे, हम तो बच ही नहीं पाते। हे भगवान जी, प्लीज हमें हिम्मत देना कि हम अदृत जी से दूर रह पाए। कहते हुए उसने एक नज़र अदृत को देखा, फिर वहां से दिशा और बाकी लोगों की तरफ बढ़ गई। वहां अदृत जब कॉल कट करके पलटा तो आद्या को वहां से गायब देखकर उसे फिर से गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से एक मुक्का दीवार पर दे मारा, फिर खुद को शांत करके वो भी सभी के पास आ गया। सभी के पास आकर उसने देखा आद्या वहीं थी। उसने गहरी नजरों से आद्या को देखा, जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। दिशा उसके कान के पास कुछ कह रही थी। वो अपनी चेयर पर बैठ गया और एकटक आद्या को देखने लगा। उनका खाना भी आ चुका था। सभी ने बातें करते हुए खाना खाया। आद्या सभी से बात कर रही थी, लेकिन सिर्फ अदरीत से नहीं कर रही थी। बात तो छोड़ो, वो देख भी नहीं रही थी उसकी तरफ, जिसकी वजह से अदरीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सभी ने अपना खाना खत्म किया। उसके बाद अदरीत ने बिल पे किया। फिर सब कैफे से बाहर आ गए। बाहर आकर सब वापस लोकेशन के लिए निकल गए। वहां जाकर फिर वही काम। लगभग शाम हो चुकी थी उन्हें। दिशा ने अम्मी जी से आद्या के लिए बोल दिया था कि वो लेट हो जाएगी, और अम्मी जी भी मान गई थी। अब वो लोग वहां से बस निकल रहे थे। अदित आद्या को ही देख रहा था। पूरे दिन से उसका दिमाग खराब हो चुका था। कितनी कोशिश की थी उसने, लेकिन आद्या ने ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से अब अद्रित ने भी सोच लिया था कि उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे फर्क पड़ रहा था। आद्या के इग्नोर करने से वो बेचैन हो रहा था, तड़प रहा था उसकी एक नज़र के लिए। पता नहीं क्यों, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। बस उसे चाहिए था कि आद्या उससे बात करे, उसकी तरफ देखे। लेकिन आद्या ने तो जैसे कसम ही खा ली थी कि वो अदृत से बात तो छोड़ो, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। गुस्से में अदृत अकेले ही गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया, और आर्यन और आयुष तो बस उसे जाते हुए देखते रह गए। आयुष, इसका मूड क्यों खराब है? मैं सुबह से देख रहा हूँ, ये कुछ बदला बदला लग रहा है। आर्यन, तूने सिर्फ उसे देखा, लेकिन मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। आयुष, क्या मतलब? आर्यन ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर आयुष ने हैरानी से कहा, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो देखता भी नहीं है। आर्यन, तू रहने दे। तू रहेगा बेवकूफ़ी। पता नहीं सृष्टि ने क्या देखा तेरे अंदर, जो उसे तेरे जैसे बेवकूफ से प्यार हो गया। उसकी बात सुनकर आयुष ने कहा, ओए, मेरी बेबी के बारे में कुछ मत कहना। उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। आर्यन, हाँ हाँ, देख ली कैसी है। आयुष, वैसे दिशा की चॉइस भी कुछ खास नहीं है। कहते उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, जिसे समझकर आर्यन ने उसकी पीठ में एक मुक्का मारते हुए कहा, साले तेरी तो, रुक तू। उसके बाद उनकी वही मस्ती शुरू हो गई। इधर अद्रित गुस्से से गाड़ी को सड़क पर भगाया जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। उसने गाड़ी को बीच की तरफ मोड़ दिया। आद्या दिशा के पीछे बैठी आज जो हुआ वो सब याद कर रही थी। उसे याद था कि अद्रित ने कितनी बार उससे कोशिश की थी बात करने की, और उसने अपने दिल और एहसास पर पत्थर रखकर कितनी बार उसे इग्नोर किया था। हाँ, उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसकी नजरें अद्रित के ऊपर ही थी। उसे हर चीज याद है जो अद्रित ने किया है आज। उसका गुस्से से भरा चेहरा, जिस पर बेचैनी के साथ साथ एक तड़प भी थी। लेकिन आद्या ने सब इग्नोर किया, ताकि उसकी फीलिंग्स अद्रित के सामने ना आ जाए, क्योंकि जब भी वो अद्रित की तरफ देखती थी तो खुद को उसमें खोने से नहीं रोक पाती थी। वो घर पहुंची, उसने दिशा को बाय बोला और अंदर चली गई। चाय का टाइम तो निकल चुका था, इसलिए अपनी जीनों से कमरे में जाकर फ्रेश होकर आराम करने के लिए कहा। आद्या कमरे में आई और थोड़ी देर बेड पर बैठ सोचने लगी। उसके बाद वो उठी और फ्रेश होकर नीचे अपनी जी के पास ही चली गई। वो जाकर सोफे पर अपनी जी की गोद में सिर रखकर लेट गई।
अम्मी जी उसके सिर को सहलाते हुए उससे बातें करने लगी और आद्या को सोचते हुए उनकी बातें सुनने लगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। उनके कॉन्सर्ट की तैयारी भी जोर शोर से चल रही थी। इसी के साथ उन्हें बहुत से प्रोजेक्ट मिल गए थे, जिसे उन्होंने प्रिंसिपल को बताया तो उन्होंने उन सभी को कांग्रेचुलेशंस भी कहा। कॉन्सर्ट का दिन नजदीक आ रहा था। आर्यन और दिशा भी नजदीक आ रहे थे। अब उनकी नोकझोंक प्यार में बदल रही थी, लेकिन उसके बाद भी आर्यन का दिशा को परेशान करना बंद नहीं हुआ था। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदल रही थी। आद्या का अद्रीत को इग्नोर करना। आद्या अभी भी अद्रीत से दूर ही रहती थी। अद्रीत ने सोच तो लिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो वो भी जानता था कि उसे कितना फर्क पड़ रहा था आद्या के इग्नोर करने से। और अब शायद धीरे धीरे उसे कुछ समझ में भी आने लगा था। एक हफ्ता इन्हीं सभी में निकल गया। 2 दिन बाद कॉन्सर्ट था, तो सभी अब ज्यादा बिजी रहने लगे थे। फैंस की प्रोटेक्शन, बैठने की जगह वगैरह सब कुछ, सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अद्रित को सब कुछ परफेक्ट चाहिए था, इसलिए वो बार बार सब कुछ खुद चेक कर रहा था। कल कॉन्सर्ट था, तो आज दिशा और आद्या शॉपिंग के लिए आए थे। दिशा के कहने पर एक बार फिर आद्या साड़ी पहनने वाली थी। इस बार उसने एक वाइट कलर की साड़ी चुनी थी, जिसकी बॉर्डर पर स्टोन का वर्क था। साड़ी इतनी खूबसूरत थी, तो जब आद्या उसे पहनेगी तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि साड़ी खूबसूरत है या साड़ी में लिपटी आद्या ने वो साड़ी को खूबसूरत बना दिया है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।